और अब खबरें विस्तार से। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों के खिलाफ दिल्ली के जामिया नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। क्राइम ब्रांच की टीम ने विधायक और कुछ साथियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की, उन पर सरकारी काम में बाधा डालने और दूसरी बाधाओं में केस दर्ज किया। आज क्राइम ब्रांच की टीम एक बदमाश को पकड़ने के लिए पहुंची थी। आरोप है कि विधायक और उनके करीबियों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, जिसके बाद बदमाश फरार हो गया। और इस पर अधिक जानकारी के लिए चलते हैं सीधे अपने सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के पास। मुकेश, क्या अपडेट है इस मामले में? देखिए, इस पूरे मामले में जो जामिया नगर थाने में एक केस दर्ज किया गया है, ये केस आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके जो सपोर्टर्स हैं उनके खिलाफ दर्ज किया गया है। दरअसल आज शाम को जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो एक शाहवेज नाम के का जो आरोपी था उसको पकड़ने गई थी। उसके खिलाफ 2018 में अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला दर्ज हुआ था और वो वांटेड चल रहा था। उसी केस में क्राइम ब्रांच आरोपी को पकड़ने गई थी, लेकिन आरोप यह है कि जैसे ही क्राइम ब्रांच की टीम जामिया नगर पहुंची और आरोपी को पकड़ लिया, उसके बाद जो अमानतुल्लाह खान के सपोर्टर्स है वो वहां पर पहुंच गए और उसके बाद खुद एमएलए वहां पर आ गए और उन्होंने पुलिस के साथ में बहस की। उसके बाद धक्का मुक्की हुई और जो इसी बीच जो आरोपी है वो वहां से चला गया और ये भी आरोप है कि आरोपी को छुड़ाकर विधायक और उसके सपोर्टर वहां से ले गए। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने जामिया नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई और शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने, मारपीट करने का केस दर्ज कर लिया है और विधायक के घर भी पुलिस गई थी, लेकिन वो वहां पर नहीं मिले हैं, तो उनकी तलाश की जा रही है। जी, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए मुकेश। और आइए आगे बढ़ते हैं। रुपए, पैसे और संपत्ति के लिए किसी की जान लेने की खबरें रोज़ाना की बात है, लेकिन अगर खून के रिश्तों का रंग बदल जाए तो अफसोस और हैरानी ज़्यादा होती है। साथ ही सामाजिक ताने बाने और रिश्ते नातों पर भी सवाल खड़े होते हैं। एक दिन में अपनों का खून बहाने के 2 बड़े मामले सामने आए हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में 86 साल के अरबपति और बुजुर्ग कारोबारी की हत्या हो गई। आरोपी उनका सगा नाती था और बेरहमी से हत्या की गई। खून के रिश्ते शर्मसार होने का दूसरा मामला इटावा का है, जहां पिता ने बेटी को घर और ज़मीन दे दी तो भड़के बेटे ने अपनी बहन और उसकी 3 साल की बच्ची की हत्या कर दी। वेलजन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के 86 वर्षीय संस्थापक वेलामाती चंद्रशेखर जनार्दन राव की हत्या के 3 दिन बाद पुलिस ने उनके ही नाती किलारू कीर्ति तेजा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि तेजा ने अपने नाना पर 70 से भी ज्यादा बार चाकू से वार किए। तेजा ने अपनी मां पर भी हमला किया था, जो फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। तेजा हाल ही में अमेरिका से मास्टर्स की डिग्री पूरी करके हैदराबाद लौटा था। पुलिस के मुताबिक 6 फरवरी की रात 29 साल के तेजा का अपने नाना के साथ 460 करोड़ की कंपनी में डायरेक्टर बनने को लेकर झगड़ा हुआ था। कि नाना को शक था कि जो नाती है वो ड्रग्स या फिर कोई ऐसे नारकोटिक सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते थे और इसीलिए उन पर शायद उनका भरोसा नहीं था। जनार्दन राव की हत्या करने के बाद तेजा ने अपने खून से सने कपड़े बदले और शहर छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। तो उधर उत्तर प्रदेश के इटावा में संपत्ति विवाद की वजह से जिस तरह से बहन की हत्या की गई, फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। इटावा की फ्रेंड्स कॉलोनी के एक परिवार में संपत्ति के लेन देन को लेकर मामला मर्डर तक पहुंच गया। हुआ यूं कि एक पिता ने अपनी बेटी को एक घर और 20 बीघा जमीन दी थी, जिससे उनका बेटा बहुत नाराज हुआ। नाराजगी इस कदर बढ़ी कि उसने अपनी बहन और 3 साल की मासूम भांजी को गोली मार दी। मेरे बेटी को तो सर में मारी, 3 साल की हमारी बेटी, आज पहली बेटी। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हर्षवर्धन चौहान नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक मृतका अपनी बेटी के साथ 3 साल से मायके में रह रही थी। बेटी की शादी हो गई थी, लेकिन बेटी चूंकि यहीं पर रह रही थी और बेटे को यह अखर रहा था, इसी आधार पर इस एक घटना का वजह मूलतः बताई जाती है। आरोपी कहां से गिरफ्तार? आरोपी जो है पुलिस कस्टडी में है, मुख्य आरोपी जो है पुलिस कस्टडी में है। बाकी पूछताछ की जा रही है तथा पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
प्रधानमंत्री मोदी आज से फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर रवाना हुए। वो थोड़ी देर बाद फ्रांस पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ एआई समिट की सह-अध्यक्षता करेंगे। ये समिट कल पेरिस के ग्रैंड पैलेस में आयोजित होगी। इस दौरे में क्या खास है, इसकी अहमियत पर रोशनी डालने के लिए पेरिस से मौजूद हैं हमारी सहयोगी परिधि भनोट। परिधि, तो अपने आप में काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण समिट है एआई समिट, जिसके लिए सह-अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री। रक्षा सौदे भी हो सकते हैं फ्रांस में। क्या जानकारी आप दे सकती हैं हमें? जी निधि, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी फ़िलहाल पेरिस में ग्रैंड पैलेस के सामने खड़ी हुई हूँ, जहाँ पर एआई समिट जो है वो फ़िलहाल चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी कल यही वो जगह है जहाँ पर आकर और हेड्स ऑफ स्टेट्स के साथ में मीटिंग्स करने वाले हैं। दुनिया के सभी बड़े नेता यहाँ पर मौजूद होंगे। और आपने बात करी जहाँ तक कि डिफेंस का सवाल है, उसके ऊपर बहुत चर्चा है जो कि होने वाली है। एआई समिट के अलावा इंडिया और फ्रांस के बीच में डिफेंस को लेकर चर्चा होगी, चाहे वो हो राफेल की बात या चाहे वो हो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन। ये दो ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर फ्रांस और इंडिया की बातें जो है वो हो सकती हैं। इसके अलावा ऑफ कोर्स मार्सेई जो है साउथ ऑफ फ्रांस में एक सिटी है जहाँ पर इंडिया एक नया कॉन्सुलेट जनरल भी खोलने वाला है। उसको इनॉग्रेट करने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्सेई जाएंगे। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों भी उनके साथ में मार्सेई में होंगे और कल ये कॉन्सुलेट का इनॉग्रेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक कि आज की बात है तो अगले कुछ 4 घंटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस पहुंचेंगे और उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ मीटिंग्स और डिनर्स जो है वो चलेंगी देर रात तक आज। बहुत बहुत धन्यवाद परिधि आपका। तो एआई समिट के साथ साथ रक्षा सौदों पर भी लग सकती है मोहर। प्रयागराज में संगम स्नान के लिए देश के कोने कोने से भीड़ उमड़ रही है। बीते 2 दिनों से यहां ट्रेन से आने वाले यात्रियों को स्टेशन पर भारी भीड़ का सामना करना पड़ा। वहीं निजी वाहनों और बसों में आपको बताते हैं वहां से पहुंचना, संगम नगरी पहुंचना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। प्रयागराज में कल शहर के सभी रास्तों पर कई किलोमीटर तक लंबी कतार लगी दिखी। लोग घंटों जाम में फंसे रहे। हालांकि आज राहत देखने को मिली। प्रयागराज की ओर जाने वाली गाड़ियों की संख्या पिछले 3 दिनों की तुलना में आधे से भी कम हो गई है। अब शहर में ट्रैफिक सामान्य होता दिख रहा है। लेप्रोसी चौराहे की इस एरियल तस्वीर में आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक ट्रैफिक अब सामान्य हो रहा है। प्रयागराज के कलश चौराहे और शास्त्री ब्रिज की तस्वीरें भी प्रशासन ने जारी की हैं। इनमें देखा जा सकता है कि बिना किसी बाधा के यातायात अब सुचारू ढंग से चल रहा है। वहीं दूसरे शहरों से प्रयागराज आने वाले रास्तों पर भी ट्रैफिक अब खुल गया है। ये तस्वीरें लखनऊ प्रयागराज बॉर्डर की हैं। यहाँ कल गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही थी, लेकिन आज दोपहर में ट्रैफिक सामान्य हो गया। कुछ ऐसा ही नज़ारा रीवा प्रयागराज की सीमा पर दिखा। वहाँ भी गाड़ियाँ आराम से चलती दिखी। कहीं कोई ट्रैफिक जाम की स्थिति बताया गया अब नहीं रही। चित्रकूट प्रयागराज सीमा पर भी ट्रैफिक अब सामान्य बताया गया। गाड़ियां आराम से आ जा रही हैं। अडानी ग्रुप ने हेल्थ केयर सेक्टर में बड़ा ऐलान किया है। ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी ने अडानी हेल्थ सिटी एकीकृत स्वास्थ्य परिसर के शुभारंभ की घोषणा की है। अडानी ग्रुप ने इसके लिए दुनिया के सबसे बड़े गैर लाभकारी मेडिकल ग्रुप मेयो क्लिनिक के साथ हाथ मिलाया है। इस पहल के तहत मुंबई और अहमदाबाद में 1000 बेड वाले 2 मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। मुंबई और अहमदाबाद की तरह देश भर के अन्य शहरों और कस्बों में ऐसे और कई इंटीग्रेटेड अडानी हेल्थ सिटी यानी AHC बनाने की योजना बनाई गई है। इन परिसर में ये पहले 2 परिसर के निर्माण के लिए अडानी परिवार 6000 करोड़ रुपए से ज़्यादा राशि दान करेगा। इस ग्रुप की गैर लाभकारी स्वास्थ्य सेवा शाखा के माध्यम से आगे इसे बढ़ाया जाएगा।